नमस्ते दोस्तों, प्लीज़ सिट डाउन में आपका स्वागत है। अगर इस समय आप समाचारों को देख रहे हैं तो आपको मालूम है कि पूरे देश में एक मुद्दा बहुत ही ज़ोर शोर से लोगों को परेशान कर रहा है और चूंकि वह विद्यार्थियों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसलिए जाहिर है कि हम लोगों के भी बहुत गहरे से हमें प्रभावित करता है। मैं बात कर रहा हूँ नीट स्कैम को लेकर। स्कैम है या नहीं है अलग बात है, लेकिन नीट यूजी 2024 जो है उसको लेकर बहुत सारे सवाल अलग अलग लोगों ने उठाए हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों पर इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया में और पॉलिटिकल स्फेयर में इसको लेकर लंबी चर्चा हो रही है। हमने पहले भी इस पर एक बातचीत की है, आपको याद होगा हमने एक वीडियो बनाया था इस पर और आपने उस वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया है और उसमें उठाए गए सवालों पर आपने बार बार इस चीज़ को उठाया है कि इस पर और चर्चा होनी चाहिए। उसी वीडियो के कमेंट्स में बार बार कहा गया कि सर एनवी सर से बात कीजिए और आज हम आपके इस आग्रह को स्वीकार कर रहे हैं। आज हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं एनवी सर, नितिन विजय सर खुद। थैंक यू नितिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पीएसटी पॉडकास्ट के इस संस्करण में। मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि आपने इस समय आप काफ़ी व्यस्त हैं और एक दरअसल कम से कम विद्यार्थी जमात जो है उसकी नज़र आप पर लगातार बनी हुई है। आप जो काम कर रहे हैं वो एक महत्वपूर्ण काम है। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि नीट मसले पर जो अलग अलग पिटीशंस कोर्ट्स में डाली गई, उनमें से सुप्रीम कोर्ट में डाली गई एक पिटीशन में पिटिशनर जो हैं वे उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं नितिन जी इस जगह पर। जो लोग चूँकि हम लोग मेरे जो दर्शक हैं उनमें से अधिकांश दर्शक यूपीएससी डोमेन के दर्शक हैं, तो उनमें से संभव है कुछ दर्शक ऐसे भी हों जो नितिन सर से अलग से परिचित ना हो। नितिन सर एक बड़ा नाम है। जब हम जो स्कूल के बाद वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन होते हैं, ख़ासतौर से नीट और जेई का एग्ज़ाम है या नीट यूजी का एग्ज़ाम है, उसमें कोटा में मोशन जो प्राइवेट लिमिटेड करके एक बड़ी कोचिंग का सेटअप है जिसमें विद्यार्थियों को गाइडेंस दी जाती है। इसका मतलब ये है कि वह उससे जुड़े हुए हैं, उनके कर्ता धर्ता हैं और नितिन जी के पास इस वजह से इस पूरे प्रक्रिया के एक एक सिरे की बहुत गहराई से जानकारी है। इससे पहले कि हम सीधा इस पर बातचीत करें, क्यों ना नितिन जी से पूछें कि वे ये जो हमारी प्रिपरेशन की दुनिया है, जो मेडिकल और इंजीनियरिंग के विद्यार्थी तैयारी करते हैं, एक तो आप स्वयं इस दुनिया से कैसे जुड़े हैं और दूसरा अब तक का आपका अनुभव इन बच्चों के साथ क्या है, क्योंकि हम जिन बच्चों से डील करते हैं वो थोड़े से बड़े बच्चे होते हैं। आप एकदम स्कूल के बच्चे और स्कूल्स के एकदम बाद वाले बच्चों से डील करते हैं, उनकी मनोवैज्ञानिक स्थिति कैसी होती है। अपने विषय में बताएं हमारे दर्शकों को और इस पूरी प्रिपरेशन इकोसिस्टम के बारे में बताएं। सर्वप्रथम सर आपने बुलाया और तब मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शायद शिक्षक इस बात को समझता है कि शिक्षक की मनस्थिति क्या होती है, तो मुझे इस पॉडकास्ट में देखने को भी मिल रही है और बहुत सहज महसूस कर रहा हूँ। और मैं कोटा की पावन धरती से आता हूँ जो शिक्षा की नगरी कहलाती है। वहीं से मैंने अपनी पढ़ाई करी और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की भी तैयारी करी। तो जिस जीवन की बात आप कर रहे हैं, जो विद्यार्थी आज जीते हैं, उसको व्यक्तिगत रूप से मैंने बहुत जिया है। और क्योंकि कोटा में लाखों की संख्या में बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, अपने सपने पूरे करते हैं। जिस सपने को लेके आते हैं मैक्सिमम के वो पूरे हो भी जाते हैं, कुछ के नहीं भी होते, ये बात सच्चाई है। पर हाँ, ये मैं कह सकता हूँ दावे के साथ कि 100 में से 95 बच्चे ऐसे होते हैं जो जीवन में सफल होते हैं, क्योंकि वो इस प्रक्रिया से गुजरते हैं जिसमें वो मेहनती बन जाते हैं। खैर, आपका प्रश्न ये था कि हम छोटे बच्चों को डील करते हैं। उन बच्चों के साथ डील करने में एक समस्या है जो शायद हमें समझनी भी पड़ेगी। ये पेरेंटिंग को लेके बात है, हम भी इस बात को समझते हैं। ये बच्चे जनरली 15-16 साल के आसपास के होते हैं जो उस जगह पे आते हैं। अगर आप देखेंगे, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, इस उम्र से पहले वो एकदम बच्चा होता है 12 साल के आसपास, पर एकदम से उसकी ग्रोथ होती है फिजिकली, बड़ा होता है। लड़के होते हैं तो दाढ़ी आ जाती है, लड़कियां होती हैं तो बड़ी दिखने लगती हैं एकदम वो। तो पूरी दुनिया, इंक्लूडिंग पेरेंट्स, इंक्लूडिंग रिलेटिव्स, इंक्लूडिंग टीचर्स, इंक्लूडिंग पूरा समाज, उन्हें बड़ा मानने लगता है और अपेक्षा भी वैसे करने लगता है। हमारी कहीं ना कहीं मनस्थिति इस तरीके की कि हम डील डॉल और को देखकर उससे उसकी समझदारी का अंदाज़ा लगाते हैं। जब इस छोटे से बच्चे से जो एकदम से बड़ा हुआ है, दिखने में बड़ा हुआ है, मनस्थिति में नहीं हुआ है, हम इतनी अपेक्षाएं रखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बात उन पर स्ट्रेस डालती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि
एक अध्यापक के रूप में जब भी हम हमारे टीचर्स की भी ट्रेनिंग लेते हैं तो उनको ये बोलते हैं कि आप पहले इस मन से बात को हटा दीजिए कि वो आपके जितने समझदार हैं, वो बहुत कोमल हैं, छोटे बच्चे हैं, 11-12 साल के ही, उनको मान के एक बार बात को शुरुआत करिए, तभी शायद आप उनसे कनेक्ट कर पाएंगे। जब उस मनस्थिति के साथ एक अध्यापक उनसे जुड़ता है तो शायद उनके कोमल स्वभाव को जान पाता है, क्योंकि अभी वास्तविक दुनिया में उन्होंने कदम रखा ही है। खास तौर से हमारे कोटा में जो बच्चे आते हैं उन्होंने 99.9% बच्चों ने उससे पहले बाहर की दुनिया नहीं देखी होती। वो पहली बार अपने घर को छोड़ के आते हैं, अपने माता जी को छोड़ के आते हैं, अपने पिताजी को छोड़ के आते हैं। पहली बार कभी ऐसा होता होगा, शायद बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि सर कोटा के हमने पहली बार कोई चीज़ खरीदी है। हम पिछले 10 से 20 वर्षों में ऐसे परिवेश में बड़े हुए हैं जिसमें हमने बच्चों को थोड़ी पैम्परिंग ज़्यादा करी है। अब आप समझिए जब वो पैम्परिंग ज़्यादा हुई तो पहली बार बच्चा आके कहता है सर मैंने तो बुक्स ही पहली बार खुद से खरीदी है 100 रुपये दे के। आप समझिए उस बच्चे पे वो कितना कोमल स्वभाव है, उसने कभी बुक नहीं खरीदी जाके, उसने ऑटो वाले से कभी बात नहीं करी है कि 100 रुपये नहीं भैया 80 लगेंगे। जब वो पहली बार इसको देखता है तो उसके लिए एक नया अनुभव है, वो अनुभव भी हमारा शहर उसको देता है। उस बात को हमें समझने की बहुत आवश्यकता है। मेरे हिसाब से ये डिफरेंस है। यूपीएससी की जैसे आपने बात करी, जो आपके दर्शक देख रहे हैं वो बहुत मैच्योर्ड होते हैं, उन्हें इन सब बातों से कि वो परे हो चुके होते हैं, वो अपना अच्छा बुरा जानते हैं, उन्हें कितनी देर पढ़ना चाहिए। पर हमें ये ज्ञान भी हमारे बच्चों को देना पड़ता है, उसके बाद कहीं असली ज्ञान पे डिलीवरी करने का मौका हमें मिलता है। अगर ये बच्चे इतने कोमल हैं तो स्वाभाविक है कि इनका जो भरोसा है वो भी उतनी ही अहम चीज़ हो जाएगा। बिल्कुल, पहली बार का भरोसा है। अगर हम इस मुद्दे पर बात करें जिसे लेकर पूरे देश में इस समय हल्ला है, नीट, क्या आपको लगता है कि इस प्रकरण से, बाकी चीज़ों पर तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस प्रकरण से वे विद्यार्थी जो नीट की परीक्षा के एस्पिरेंट्स हैं उनके भरोसे पर क्या असर पड़ा है और आपकी क्या आशंकाएं हैं अगर यह एक स्कैम है जैसा कहा जा रहा है, या नीट की परीक्षा में वास्तव में प्रश्न पत्र लीक होते हैं या हुए हैं, ऐसा हुआ है? तो बाकी चीज़ों पे तो हम बात करेंगे, लेकिन इससे इन अभी टीनेज से निकल रहे जो बच्चे हैं, 17, 18, 19 साल के बच्चे, उनके भरोसे पर क्या असर पड़ेगा, क्या आशंका है आपको? देखिए पहले मैं आपको ये बात बताऊँ, 24 लाख बच्चा एग्जामिनेशन देता है। मैंने खुद ने भी एग्जामिनेशन दिया। पहली बात हम समझें कि एग्जामिनेशन सिर्फ बच्चा नहीं देता है। मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव आपको बताता हूँ। जब मैं खुद IIT की तैयारी कर रहा था तो 2 साल तक हमारे घर पे टीवी नहीं चली। ये सेक्रीफाइस मेरा नहीं था, सिर्फ मेरे को तो एग्जामिनेशन देना था, सेक्रीफाइस मेरे परिवार का भी था। तो एग्जामिनेशन सिर्फ बच्चा नहीं देता, एग्जामिनेशन पूरा परिवार देता है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन स्पेशली, ये वो बच्चा है नीट का स्पेशली जो कभी 2 साल तैयारी करता है, कभी 3 साल तैयारी करता है, कभी 4 साल तैयारी करता है। आप सोचिए जो बच्चे ने खुद को कमरे में बंद रखकर अपना पूरे जीवन के 4 साल, 2 साल, 3 साल झोंक दिए इस उम्मीद में कि जिस दिन वो एग्ज़ाम देने जाएगा उस दिन उसे एक फेयर चांस मिलेगा एग्जामिनेशन का। मैं ये नहीं कहता हूँ सारे बच्चे जो एग्जामिनेशन देंगे वो सफल होंगे, बट क्या वो ये डिज़र्व नहीं करते कि उन्हें एक फेयर एग्जामिनेशन मिले? ये जो भरोसे की आप बात बोल रहे हैं, इस बार एग्जामिनेशन में वो टूटा है। इसका एग्जामिनेशन का दूरगामी प्रभाव जो मुझे नज़र आता है, मैं आपको इससे समझाना चाहता हूँ कि जब हमें पता पड़ा था कि क्रिकेट में मैच फिक्सिंग हुई है, जिसके प्रूफ मिले थे, आप देखिए भरोसा टूटा था। सालों तक लोगों ने बहुत कम क्रिकेट देखा। वापस हमने अपनी ऊर्जा से खिलाड़ियों ने उसको गेन करा, मैं मानता हूँ, बट कई वर्षों तक वो डिप रहा। उससे क्रिकेट को बहुत नुकसान हुआ। जब आज ये एग्ज़ाम की प्रणाली पे प्रश्न चिन्ह है, जब ये भरोसा टूटेगा तो आने वाले समय में जो बच्चे एग्जामिनेशन दे रहे हैं उनकी संख्या घटेगी, उनका मनोबल घटेगा। जब संख्या घटेगी तो अच्छे डॉक्टर्स हमें कम मिलेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को ऐसे मत देखिए कितने लोग फेल हुए, इस प्रक्रिया से निखर कर बहुत सारे देश को अच्छे डॉक्टर मिलते हैं जो आने वाले समय में हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारेंगे। हमारी मेडिकल की जो टूरिज्म देश में बढ़ रहा है उसका एक मजबूत पहिया बनेंगे। जब उस पर धक्का लगेगा तो आप उसको कैसे जवाब देंगे? ये भरोसा है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस पर पूरे देश का, 24 लाख बच्चों का जो हर साल दे रहे हैं, उस भरोसे की वजह से ही अच्छे डॉक्टर्स हमें मिलते हैं। इसका दूरगामी प्रभाव आएंगे। अगर आज जो हुआ है नीट के साथ, अगर ये यथावत कायम रहा तो ये दूरगामी प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। जो बच्चे इस साल तैयारी कर रहे हैं, सर मैं उनकी मनस्थिति आपको बताता हूँ। जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो 2025 के एस्पिरेंट है हमारे पास आ रहे हैं लगातार, वो कहते हैं सर 650 का स्कोर भी सेफ़ नहीं लग रहा है, सर करें नहीं करें, हमें लग ही नहीं रहा। मतलब बहुत बड़ा नंबर तो मैं आपको नहीं बोलूँगा, पर 20 से 25 बच्चे तो मैं ऐसे जानता हूँ जो इस डर की वजह से वापस चले गए।
ऐसे बच्चे हैं कि सर टफ लग रहा है क्योंकि सर स्कोर ही इतना ज़्यादा हो गया है, मतलब जब हमें लगने लगे कि हम इस लड़ाई को नहीं जीत पाएंगे किसी भी कीमत पे, तो हम उससे लड़ते नहीं, जबकि हम में क्षमता थी कि हम उसे जीत सकते थे। ये नुकसान देश को हो रहा है, इसके लिए जवाबदेही हमारी है। बातचीत शुरू की इससे बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छा किया आपने। ये जो मैच फिक्सिंग वाला जो आपने उदाहरण दिया उससे शायद चीज़ें और स्पष्ट होंगी। मैं उसी उदाहरण को, रूपक को आगे ले जाते हुए, मैच फिक्सिंग के कारण क्रिकेट में भरोसा टूटने की बात आप कर रहे हैं, लेकिन मैच फिक्सिंग की वजह भी एक तरह से क्रिकेट के लिए बना हुआ हाइप था। एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनी जिसमें करोड़ों रुपया चल रहा था, उसकी लोकप्रियता, उसमें सारे लोग जान लगा रहे थे। यही वजह थी कि मैच फिक्सिंग एक ल्यूक्रिएटिव एक्सरसाइज थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोगों ने एक प्रवेश परीक्षा को या एक एडमिशन को इतना लार्जर देन लाइफ बना दिया कि अब ये बहुत बड़े प्लेयर्स, बहुत बड़े अपराधियों तक की निगाह में आने वाला उद्योग हो गया। दूसरा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैच फिक्सिंग इस वजह से हो रही है कि हमने क्रिकेट को लार्जर देन लाइफ बना दिया। आप समझ पा रहे हैं कि मैं इसको परीक्षा के रूपक के सेंस में समझने की बिल्कुल मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बात, और मेरा उत्तर ये है कि क्रिकेट एंटरटेनमेंट है, स्वास्थ्य व्यवस्था नेसेसिटी है। एक तो पहला डिफरेंस तो ये है, क्या नेसेसिटी को बड़ा बनाना चाहिए? बिल्कुल बनाना चाहिए। अगर हम ये बोलें कि खाद्य सामग्री एक बड़ा व्यापार है, उसे व्यापार नहीं बोला जाएगा, वो हमारी नेसेसिटी है। अच्छे डॉक्टर्स देश को देना, सर शायद बात थोड़ी अजीब सी लगे, अच्छा क्रिकेटर नहीं मिले चल जाएगा देश सर, अच्छा डॉक्टर नहीं मिले नहीं चलेगा। इन दोनों बातों में बहुत बड़ा अंतर है। एंटरटेनमेंट और मेडिकल प्रोफेशन इज ए एंटायरली डिफरेंट थिंग। जाहिर सी बात है कि जहाँ पर इतने डॉक्टर, सर क्यों डॉक्टर को भगवान की तरह पूजा भी जाता है, और डॉक्टर फेम भी कमाता है, पैसा भी कमाता है। जीवन में दोनों चीज़ें हमें चाहिए। खाली पैसा आ जाए तो भी शायद बात नहीं बनेगी, और खाली फेम आ जाए तो भी बात नहीं बनेगी। इन दोनों का सही मिश्रण अगर कोई प्रोफेशन देता है तो शायद आप देखेंगे कि वो डॉक्टरी है जो आपको भगवान की तरह पूजने में मदद करती है। तो जो आपने प्रश्न पूछा वो बिल्कुल सही बात है कि हमने इतना बड़ा तो इसको नहीं बना दिया। इसकी कोर समस्या थोड़ी और दूर भी है, जो मैं हमेशा कहता हूँ। चलिए तो फिर सीधा पूछते हैं, नीट 2024 में ये जो घपला दिखाई दे रहा है, उसकी आपकी नज़र में क्या प्रमुख वजह है? मैं आपको, जो मेरा व्यक्तिगत मत है, जो डेटा बैकअप है, कि अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो पिछली बार 2023 में, थोड़ा डेटा पे बात करता हूँ फटाफट से ताकि शायद दर्शक समझ पाएँ कि हम डेटा पे बात कर रहे हैं, सिर्फ कोई व्यक्तिगत राय नहीं है या विचार नहीं है। 2023 में 20,50,000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, 2024 में 24 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, 3.5 लाख की बढ़ोतरी हुई, करीब 16 से 18% की ये बढ़ोतरी है, कोई बहुत बढ़ोतरी नहीं है। पेपर का लेवल लगभग वैसा ही था जैसे पिछले सालों में था। इस साल ऐसा क्या नया हुआ? 67 टॉपर आ गए 2 की बजाय? पहला प्रश्न। 600 के ऊपर नंबर, 720, जो यूपीएससी वाले सभी जानते होंगे कि 720 नंबर का पेपर होता है। अमूमन जनरल कैटेगरी, जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल में अगर बच्चा 580 से 600 के ऊपर अगर स्कोर करता है तो उसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कहीं ना कहीं मिल जाता है, उसको ज़्यादा डोनेशन नहीं देनी पड़ती। गरीब का बच्चा हो, किसान का बच्चा हो, आराम से उसे अफोर्ड कर सकता है। और यही वो एक पॉइंट है जिसकी वजह से लाखों बिलो पॉवर्टी लाइन के बच्चे भी इस एग्जामिनेशन को देते हैं, इस उम्मीद में कि यही वो एग्जामिनेशन है जो डॉक्टर बनके सम्मान हमारे परिवार को और पैसा दोनों दिलाएगा। यही एक वजह है। जब ये 580 से 600 के फिगर की हम बात कर रहे हैं, 600 रैंक थी 600 नंबर पर 2023 में 28,000 रैंक थी। इस साल ये रैंक 81,000 है। अगर आप इस डेटा को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि करीब 176% इन्फ्लेट हुई है रैंक, 176% इन्फ्लेट हुई है रैंक। पेपर का लेवल वैसे ही था, जो नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स है वो कोई ऐसी संख्या बल इतना नहीं बढ़ गया जो हर साल नहीं बढ़ रहा था, हर साल बढ़ रहा था, ये हर साल बढ़ रहा है। अच्छा आप ध्यान दें, एनटी ने बोला कि नहीं हमने तो एवरेज नंबर उन्होंने दिया, उन्होंने एफएक्यूज में बोला कि एवरेज नंबर पे उन्होंने बात करी। उन्होंने बोला कि 323 एवरेज नंबर पिछले साल 2024 में, 279 पहले था। पहली बार 279 से 323 इज अ चेंज ऑफ 6.1% एवरेज नंबर में। एवरेज नंबर में इतना चेंज कम है, क्यों ये रैंक में चेंज 176% है जो बच्चे सेलेक्ट होने वाले हैं? देखिए, अपने दर्शकों को इसको थोड़ा सरल भाषा में समझाएं तो ये है कि सामान्यतः किसी भी परीक्षा में, मैं भी शिक्षक हूँ या आप भी शिक्षक हैं, एक सामान्य नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व बनती है, जिसका मतलब ये होता है कि आप किसी भी समूह का इवैल्यूएशन कर लीजिए, चाहे वो एकदम टॉपर्स का हो, चाहे वो औसत का हो या सबसे निम्नतर का हो। हमेशा उसमें से कुछ विद्यार्थी ऐसे निकलेंगे जो बहुत कम परफॉर्म कर रहे होंगे,
थोड़े से विद्यार्थी निकलेंगे बहुत ज़्यादा परफॉर्म कर रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी रहेंगे जो बीच का परफॉर्म करेंगे। इस बार की गड़बड़ ये हुई है कि बीच वाले परफॉर्मेंस में तो थोड़ा अंतर आया है, लेकिन जो परफॉर्मेंस ज़्यादा कर रहे थे वो बहुत बढ़ गए, बहुत तेज़ी से अंतर आया, जो केवल तभी संभव है जब उनके पास कोई अतिरिक्त क्षमता आ गई थी, जो आ नहीं सकती एकदम से, जो व्यक्ति के स्तर पर शायद आनी संभव नहीं, या फिर उनके हाथ कुछ ऐसा लग गया था, या तो उनके पास प्रश्न पत्र आ गया था, या उनको प्रश्न पत्र सॉल्व करते समय कुछ अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध थी। केवल तभी ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व्स में इतना स्क्यूड परफॉर्मेंस आ सकता है। स्टैटिस्टिक बात है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई जादूगरी है। हाँ। सांख्यिकी बताती है कि ऐसा ही होता है। हम लोग जब मूल्यांकन पढ़ाते हैं तो ये बात बताते हैं। आपको लगता है कि टॉप वाले लोग जो हैं उनकी संख्या अनकन्वेंशनली बढ़ गई है, गैर पारंपरिक तौर पर इतनी बड़ी हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल है, और स्वाभाविक तौर पर उसमें आशंका आती है कि इसका मतलब कुछ अनफेयर हुआ है। अच्छा, उसके प्रूफ्स भी बहुत सारे आ रहे हैं। पटना FIR जो हुई उसमें एक बच्चे ने एक्सेप्ट करा है कि रात को उसके पास पेपर आ गया था। आप और हम अभी थोड़ी देर पहले ही बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया का ज़माना है, लीकेज लोकलाइज नहीं हो सकती, वो ग्लोबली है, असंभव। आपने बहुत सुंदर बात अभी बोली। 2024 में ये नहीं कह सकते कि पेपर पटना में लीक हुआ था। पेपर तो लीक होगा तो देश में लीक हो, चाहे वो पटना में लीक हो चाहे लक्षद्वीप में लीक हो, उसी सेकंड वो पूरे देश में उपलब्ध हो जाएगा। तो वही वाली, अब जो पटना के हमारे पास प्रूफ हैं, हमें 2 या 2.5 करोड़ रुपए शायद हमें गुजरात में मिले लोगों के पास, हम कैसे नहीं और उसके बाद ये डेटा बता रहा है कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। जब इतने प्रूफ हमारे पास हैं, फिर NTA क्यों इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी तो हुई है। हमारी शिकायत NTA से सिर्फ और सिर्फ ये है कि मिस्टेक हो सकती है। मैं इस मंच से बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार मीडिया पे हम जा रहे हैं, मैं अभी रोज़ न्यूज़ चैनल पे जा रहा हूँ, तो पॉलिटिसाइज करने के लिए, पॉलिटिकल एंगल देने के लिए कि नीट को स्क्रैप करिए, NTA को ख़त्म कर दीजिए। मैं NTA को सल्यूट करता हूँ। सर, देश में 24 लाख बच्चों की OMR पर टेस्ट कराना इज़ नॉट अ ईजी टास्क। पूरे विश्व में ऐसा एग्जामिनेशन कहीं नहीं होता है। बट अब मैं इसका जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ और जो मुझे लगता है कि सही भी है, जब हम कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं पूरे विश्वव्यापी में जहाँ जो बहुत मुश्किल है, उसमें त्रुटि हो सकती है। हमने चंद्रयान पहली बार भेजा, क्या चंद्रयान पहली बार उसमें त्रुटि नहीं हुई थी? क्या वो पहली बार रोवर जो वहाँ पहुँचा उसका कम्युनिकेशन हमारे पास पहली बार था? नहीं, गड़बड़ हो सकती है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमने हमारे इसरो को और साइंटिस्ट को हमने गलत मान लिया। अगर NTA से कोई त्रुटि हो गई है, कुछ जगह कंडक्शन हो गया है, जो माफिया गैंग है, जो पैसा इन्वॉल्व है, जैसे आपने बोला प्रतिष्ठित चीज़ है तो पैसा इन्वॉल्व है, तो पैसा तो हो सकता है किसी पेरेंट्स ने नहीं दिया हो, वो भी कल्प्रिट है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। पर अगर गलती हो गई है, क्या उसको एक्सेप्ट करके करेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए? हम उसे डिफेंड क्यों कर रहे हैं? मुझे ये बात नहीं हजम हो रही है। बस क्या आपका क्या कयास है, क्यों डिफेंड किया जा रहा है? क्योंकि अगर हम शिक्षा मंत्री का ट्वीट देखें, हम पाएंगे कि आप जानते हैं कि अब चूँकि ये राजनीतिक हो गया है, कल ही कांग्रेस अध्यक्ष का ट्वीट भी आया खड़गे जी का, और हमने देखा कि धर्मेंद्र प्रधान जी का भी ट्वीट उसमें आता है। उस ट्वीट में दोनों को अगर आमने सामने रखें तो लगता है कि शिक्षा मंत्री उस चीज़ का उत्तर नहीं दे रहे हैं जो सवाल दिया जा रहा है। मसलन उनका ट्वीट कहता है कि इस बात के कोई सबूत नहीं मिले हैं, हम लोग स्क्रीन पे वे ट्वीट चला देंगे, कि जिससे सिद्ध होता हो कि पेपर लीक हुआ है, जबकि आप जो बता रहे हैं उससे लगता है कि इस बात के पर्याप्त लक्षण दिखाई देते हैं कि तो आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से आप क्या प्रेयर लेकर, क्या मांग लेकर सुप्रीम कोर्ट गए हैं? आपकी PIL के मुख्य बिंदु क्या हैं? आप क्या करेक्टिव मेजर्स चाहते हैं? मुख्य बिंदु ये है कि ये एक्सेप्ट करा जाए कि रॉन्ग डूइंग हुई है, कई सेंटर्स पे पेपर लीक हुआ है, कुछ सेंटर्स पे लेके ये NTA डेटा से पता कर सकता है। अगर NTA आज की तारीख में डेटा साइंटिस्ट बिठा ले और हमें ही दे दें, हम करके दे देंगे उसमें नॉर्मल, कि अगर किस सेक्टर्स पे जो नंबर्स आए हैं बच्चों के, उनकी एवरेज वैल्यू को देख लीजिए, स्टैटिस्टिक्स बताती है कि अगर वो एग्जॉर्बिटेंट आई हो तो अलग हो जाएंगे। अलग अलग सेंटर्स का मीडियन सेम होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही, उसको अलग करना है। तो NTA बहुत अच्छे से कर रखता है, जहाँ पे है वहाँ संदेह कर लीजिए, वहाँ पे वेरीफाई कर लीजिए, जरा सा भी संदेह हो रहा है वहाँ पे रीनीट करा लीजिए। रीनीट कराकर जैसे नॉर्मलाइजेशन आप JEE मेन में करते हैं मल्टीपल एग्जाम्स को लेकर, वैसे नॉर्मलाइज करिए, नई रैंक बनाइए, कट ऑफ अपने आप नीचे आ जाएगी। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, बट द पॉइंट इज व्हाई NTA इज नॉट एक्सेप्टिंग इट, दैट इज हार्ड टू बिलीव। तो हमारा इतनी सी ही प्ली है सुप्रीम कोर्ट में भी, और मैं मानता हूं कि पूरे 24 लाख बच्चों का एग्जामिनेशन दोबारा कराना शायद इतना आसान नहीं होगा, तो दिस इज़ द वे। लेकिन जब आप ऐसा कह रहे हैं
तब मेरे मन में ये सवाल आता है कि संभव है कि आप वही करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमने कहा कि नहीं किया जा सकता, आप लोकलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सही है कि कुछ सेंटर्स पे ये गड़बड़ ज़्यादा हुई हो, लेकिन अगर प्रश्न पत्र मिल गया था तो वो तो बहुत सारे लोगों को मिला होगा और वो सब एक ही सेंटर पे नहीं होंगे। ऐसा करके आप 4 सेंटर पर मान लीजिए आपने एक रेमेडियल काम करा भी लिया, तब भी किसी अन्य सेंटर पे जब इसी चुराए गए प्रश्न पत्र से कि परीक्षा देने वाला कोई व्यक्ति चयनित हुआ, तो कोई एक आपका वह विद्यार्थी चयनित होने से रह गया जिसने मेहनत की थी और उसका हक था कि उसको एडमिशन मिलता। मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूँ। बस इसमें एक बात बोलना चाहूँगा कि अभी मुझे व्यक्तिगत रूप से लग रहा है कि 25,000 बच्चे शायद इफेक्टेड हो रहे हैं, 20 से 25,000। ये फिगर जरा वो इसलिए क्योंकि जो इन्फ्लेट अपना 176% आप देख रहे हैं, इसको जो अमूमन इन्फ्लेशन आता है, अगर उसी 6% पे ले जाएं, जो उसी 6 पे या जो 10, मैं तो कह रहा हूँ 15-20% आप ले जाइए। अच्छा, तो उसको अगर वहाँ भी ले जाएंगे, जैसे मान लीजिए कि अपन बोलेंगे 600 नंबर पे 28,000 बच्चे थे नॉर्मल, चलिए इस बार सारी बातें एनटीए की थोड़ी थोड़ी मान भी लें, तो 26 से 28 से उठकर 35 मान लीजिए, 40 मान लीजिए। तो ओवरऑल जब हम इस पूरी रैंकिंग को देखेंगे, क्योंकि 600 तो एक नंबर है, उसके ऊपर अलग फिगर है, उसके अलग फिगर है, उसके नीचे अलग फिगर है, तो ये जो फिगर आपको दिखाई देगा जहाँ पे गड़बड़ी नज़र आ रही है, ये 20 से 25,000 के बीच का दिखेगा, मेरा व्यक्तिगत अनुमान है। तो 20 से 25,000 बच्चे ऐसे होंगे जो डॉक्टर बन रहे हैं, जो बनने नहीं चाहिए थे। जो आपने बोला वो बिल्कुल सही है। तो पहली बात मैक्सिमाइज करा जाए, जहाँ पे जरा सा भी 0.1% भी संदेह है, वहाँ पे एग्जाम कंडक्ट कराया जाए। मैं समझता हूँ इसमें 2 लाख से 2.5 लाख 3 लाख के बीच में फिगर्स आने ही चाहिए। डेटा के बिना अपन कुछ भी नहीं बोल सकते, उनका वापस कराइए। फिर भी जो आपने बात बोली ऐसा हो सकता है, पर मैं कह रहा हूँ शायद उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाएगा, जैसे क्रिकेट में भी शायद बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाता है, वैसे बेनिफिट ऑफ डाउट देके ठीक है। क्योंकि अगर रियलिटी बताएं तो शायद नीट में 5, 10, 20, 50 की चीटिंग होती है। ये मेरे जितने भी मेडिकल के दोस्त हैं, ये हमेशा बोलते हैं कि हमारे कॉलेज में 2-4 लोग अपने आप दिख जाते हैं कि यार ये चीटिंग करके आए, पर वो 500 में से एक आध होते हैं। तो शायद अपने भाषा में बोलते हैं आटे में नमक जितनी, हालांकि हमारी प्रोसेस ऐसी होनी चाहिए जो आटे में नमक जितनी को भी नहीं करे, एक भी क्यों। बट अभी एक की बात भी नहीं है, अभी तो मास स्केल पे दिखाई दे रहा है कि गड़बड़ी हुई है। पर ये सुधार कर अगली बार ये 0 हो, ये एरर, ये प्रक्रिया एनटीए को अपनानी चाहिए। एक शिक्षक होने के नाते ईमानदारी से मुझे नहीं पता, और मैं जानना चाहूँगा कि आपके पास इसकी क्या रेसिपी है, कि जब आप एक 24 लाख लोगों का या इतनी बड़ी संख्या का, वो संख्या यूपीएससी में 10 लाख हो सकती है, वो किसी अन्य परीक्षा में जेईई में 15 लाख है, अल्टीमेटली मेथड सेम है, मेथड सेम है कि आप एक सिंगल डे एक प्रश्न पत्र या एक तरह के प्रश्न पत्र सारे सेंटर्स पे दे रहे हैं, और फिर आप उम्मीद कर रहे हैं कि इसकी सैंक्टिटी, पवित्रता बची रहेगी। मुश्किल है ये, मतलब मुझे एक शिक्षक होने के नाते पता है कि ये बहुत मुश्किल बात है। हाँ, ये इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि अगर आप इस एजेंसी को समझें, और आप हमारे यूपीएससी के विद्यार्थी तो अच्छे से समझ पाएंगे, एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिसे कहा गया, यह मूलतः इज अ सोसाइटी अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट विच इज़ अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। और अगर आप ध्यान से देखें तो उसके पास अपना इतना अमला नहीं है। आप इस बात को समझिए, अगर आप पूछे कि एनटीए के कितने एम्प्लॉइज़ हैं तो आपको हैरानी होगी कि एनटीए के एम्प्लॉइज़ मुट्ठी भर हैं। मैं एनटीए ऑफिस गया था सर, आपको जान के शायद आश्चर्य होगा, मैं एनटीए के ऑफिस गया, खुद गया मैं ऑफिस, तो वहाँ पे गार्ड्स ने हमें घुसने नहीं दिया, थोड़ा मिसबिहेव भी करा। हम रिक्वेस्ट लेटर लेके गए थे 20,000 बच्चों का। मुझे खुद जाके वहाँ पे महसूस हुआ, जो वाइब मैं आपको बता रहा हूँ उस दिन की, वहाँ सब डरे हुए थे, पता था गड़बड़ हुई है। नहीं, मैं तो आपको इसका पूरे सिस्टम को समझा रहा हूँ कि अगर आप समझिए कि एक ऐसी एजेंसी है जिसके अपने एम्प्लॉयज़ इतने नहीं है कि वो 24 लाख लोगों की परीक्षा कर सके, दरअसल बहुत कम एम्प्लॉयज़ हैं, उनका अपना पूरा अमला नहीं है, तो वो क्या करते हैं, उनको अमला हायर करना पड़ता है। स्कूल के टीचर्स आपके इन्विजिलेटर्स बनते हैं, स्कूल के प्रिंसिपल्स आपके सेंटर बनते हैं, हमारे विश्वविद्यालय से टीचर्स जाते हैं जो कि ऑब्जर्वर्स बनते हैं। मेरे पास वो जानकारियाँ हैं, इस बार की नीट परीक्षा के ऑब्जर्वर्स के जो इनसाइड जो उनकी टिप्पणियाँ थी, आप जानते हैं कि नीट ने कहा कि हर सेंटर के हर कमरे पर सीसीटीवी रहेगा। हाँ। और उस सीसीटीवी को एक कंट्रोल रूम में देखा जा सकता, कंट्रोल रूम्स में देखा जा सकता है, जहां ऑब्जर्वर्स बैठकर किसी भी सेंटर के किसी भी कमरे के सीसीटीवी की लाइव फुटेज देख सकते हैं। जो लोग इन लाइव फुटेज को देख रहे थे उनकी टिप्पणियां व्यक्तिगत तौर पर मेरे पास हैं, इसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि आपकी आशंकाएं निराधार नहीं हैं। लेकिन जो काम की बात है वो ये है कि आप एक इस तरह की एजेंसी से उसमें मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि सरकार का ये मैंडेट है कि आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, आपको सरकार से पैसा नहीं लेना है परीक्षा कराने के लिए।
इसका मतलब आपको कॉर्नर कटिंग करनी पड़ेगी, आपको पैसा बचाने जो की फॉर्म से कोशिश- पैसा आ रहा है उसी से करना है आपको। हाँ, उसके अतिरिक्त आपको पैसा नहीं दिया जाना है, बल्कि दरअसल पैसा बचाया जाना है। अब कुल मिला के क्या हो रहा है, इसका मतलब कि हम एक ऐसे सिस्टम में हैं जिस सिस्टम में बाहर तो स्टेक्स बहुत हाई है, हजारों करोड़, ठीक है ना, और अंदर फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शंस भी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स भी हैं, क्योंकि आप एक इन्विजिलेटर जो आपके पास एक दिन में आया है, शायद आप उसको 800 रुपया 1000 रुपया दे रहे हैं। सही बात है। आप उससे एक सीमा से ज़्यादा जवाबदेही की उम्मीद नहीं कर सकते। सही बात है। आपके पास अपने एम्प्लॉयज़ नहीं हैं, आप उनके खिलाफ क्या डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे जो आपके लिए एक दिन का एम्प्लॉय है? आप कहेंगे अगली बार से तुम्हें नहीं बुलाएंगे। ओके, बस उसे क्या फ़र्क पड़ा? अगर मान लीजिए उसे एक दिन के लिए 10 लाख रुपया मिल रहा है, तो ये अन्याय हो जाएगा ये कहना कि तुम भ्रष्ट क्यों नहीं हो रहे हो। इसीलिए हमने ग्रेस रूल के बारे में बोला था। बिल्कुल सही पॉइंट बोला सर आपने, और इसीलिए हमने ग्रेस रूल के बारे में बोला था कि जहाँ टाइम लॉस हुआ है वहाँ पे ग्रेस रूल देना बहुत अन्याय है। अगले साल तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। कोई भी सेंटर पे मान लीजिए मिले, वो बोल देंगे हमारे यहाँ जनरेटर नहीं चला, आधा घंटा चला गया, सब बच्चों को नंबर मिल गया, सब बच्चों से उन्होंने 20-20 हज़ार रुपये ले लिए। ये तो बहुत आसान है। आप उनको क्या करेंगे जिन्होंने ये करा? नोटिस दे देंगे कि कैसे आपने ध्यान नहीं दिया। क्या होगा उसका? कुछ भी नहीं होगा। उन्होंने तो लाखों बना लिए उसको लेकर। लेकिन इसलिए मैं मूल सवाल जिससे कि आप असहमत हैं और आपकी असहमति जानना चाहता हूँ। स्टालिन जो कि तमिलनाडु से, उन्होंने साफ साफ कहा, जब नीट लागू किया जा रहा था तब भी कहा कि एक स्टैंडर्डाइज यूनिफॉर्म सेंट्रलाइज परीक्षा इस विविध देश के लिए उचित नहीं है। हमारे पास अलग अलग पहले होता था कि एक सीबीएसई भी एक परीक्षा लेता था, लेकिन राज्यों का भी कुछ से होता था। बिल्कुल होता था। क्यों ना ये परीक्षा डिसेंट्रलाइज रहने दी जाती, या फिर अगर डिसेंट्रलाइज होना ठीक नहीं है क्योंकि स्टैंडर्डाइज एग्जाम में उम्मीद की जाती है कि, तो क्यों नहीं ये सिंगल डे परीक्षा की बजाय लेट इट बी एन एग्जामिनेशन ऑन डिमांड, जीआरई होता है, आइल्ट्स होता है, जेई होता है सर। बिल्कुल, हाँ, जेई बिल्कुल ऐसे हो रहा है। तो हमें सिस्टमिक स्तर पे क्या बदलाव करने चाहिए कि परीक्षा की शुचिता, जो कि इस समय, क्योंकि अगर मेरी चिंता दूसरी है, मेरी चिंता राजनीतिक और सामाजिक है। अगर इस देश का युवा, उसका भरोसा इस सिस्टम से टूट जाता है, उसको समझ में आ जाता है कि उसके सपने पूरे होने में केवल उसकी मेहनत का मामला नहीं है, ये तो तय होगा कि किसके पास ज़्यादा पैसा है, किसकी ज़्यादा पहुंच है, कौन सिस्टम को क्रैक कर सकता है। अगर ये भरोसा हमारे युवाओं का टूटता है, तो आपको नहीं लगता कि ये तो मतलब कोहराम मचा देगा? बिल्कुल, क्योंकि ये इतनी यूथफुल एनर्जी, अगर उसका फेथ ही नहीं है सिस्टम में, चाहे वो यूपीएससी की परीक्षा हो, चाहे वो स्टेट सिविल सर्विस, क्योंकि पेपर लीक होना ये पहली बार नहीं हो रहा है। एक डाटा साफ साफ बता रहा है कि पिछले कुछ सालों में कम से कम 14 बड़ी परीक्षाएं पेपर लीक हैं। हाँ बिल्कुल है, शायद इससे भी ज़्यादा है। कुल मिला के 1 करोड़ से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं पेपर लीक्स के उससे। लाख के करीब पद में आयोजित की गई परीक्षाएं, 1 लाख से ज़्यादा पदों के लिए आयोजित की गई परीक्षाएं अलग अलग राज्यों में लीक हुई हैं। यानी कि शुचितापूर्ण पेपर होना सिस्टम नहीं रह गया है, पेपर लीक होने का पूरा सिस्टम बन गया है। प्रोबेबली देयर इज अ माफिया एंड अ सिस्टम टू सिस्टमेटिकली रिग द सिस्टम। करेक्ट। इफ दैट इज द केस, देन आपको नहीं लगता कि हमें सिस्टम में ही बदलाव करना पड़ेगा? आपने उसकी खुद की कमी आपने स्वयं ने अभी बताई। रिसोर्सेज बहुत कम है, एनटी के पास मुट्ठी भर एम्प्लॉयज़ हैं, वो कैसे करेंगे? उनकी खुद की प्रॉक्टर्स की टीम होनी चाहिए, उनकी खुद की एक अलग टाइप की पुलिस होनी चाहिए, जैसे हमारे बीएसएफ फोर्सेज होती हैं वैसे होती है। इंटरनल सिस्टम है, हमने बैरिकेडिंग कर दी हमारी बाउंड्रीज पर, बट यहाँ भी तो ज़रूरी है जो मेंटल कर पाएगी, वरना हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे? तो जो मुट्ठी भर रिसोर्सेज हैं उसको आगे बढ़ाना बहुत बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर हम वो नहीं कर पाएंगे तो जैसे कि आपने बोला कि सैनिटरी कॉम्प्रोमाइज़ होगी इतने एग्जामिनेशंस की जो होनी है। आपने एक और बात बोली नीट एग्जामिनेशन पे, मैं बोलना चाहता हूँ जेईई मेन कराते हैं कंडक्ट एनटीए, 10 या 12 स्लॉट में एग्जामिनेशन होता है, लाख बच्चे सीबीटी देते हैं और उनको नॉर्मलाइजेशन करके उनकी रैंक लाई जाती है। उसको लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है, तो क्यों ना 24 लाख बच्चों को आप महीने भर में स्लॉट डिवाइड करके करिए, मल्टीपल उसमें करिए। 1-1 लाख के अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं और 1-1 लाख, जब हमारे देश की डेमोक्रेसी का जो सबसे बड़ा उत्सव है वो उतने चरणों में हम करा रहे हैं, इस एग्जामिनेशन कराने में कहाँ दिक्कत आ रही है? वो भी इसलिए कराया जा रहा है ना, क्यों देश में एक साथ एक ही दिन ईवीएम पे हम वोट नहीं डालते हैं, ताकि हम हमारे रिसोर्सेज को ध्यान में दें कि नहीं यार कोई गड़बड़ नहीं होगी। एग्जामिनेशन भी ऐसे ही कराइए, इसमें क्या बुराई है? इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। पेपर का स्तर सेम रखिए, डेटाबेस बहुत स्ट्रांग करिए और ध्यान रखिए कि हाँ भाई सभी जगह के बच्चे थोड़े थोड़े
होने चाहिए ताकि IQ लेवल सेम मैच हो सके, ताकि जब आप उनकी परसेंटाइल निकालें तो कोई अन्याय ना हो। पर मेरे हिसाब से ये हम कर रहे हैं। क्या एंटी कोई बात नहीं पता? मुझे नहीं लगता कि उन्हें नहीं पता, उन्हें पता है। इसमें जो एक क्वेश्चन मार्क आता है, जो शायद एंटी जिससे जूझ रहा है, अपने को एंटी की भी शायद समस्या समझनी पड़ेगी, क्योंकि कई बार एक्टिविस्ट खड़े हो जाते हैं, सोशल एक्टिविस्ट, इस बात को लेकर कि डॉक्टर का एग्ज़ाम तो सिर्फ OMR पे ही होना चाहिए, गाँव के बच्चे को तो कंप्यूटर देखा ही नहीं उसने कभी। ये इशू है, मैं इससे डिनाई नहीं करता, शायद एंटी के लिए समस्या है, इसलिए वो OMR बेस्ड एग्जामिनेशन को कराते हैं। अगर ऐसी कोई समस्या है, जब हम 15 लैंग्वेजेस में पेपर करा सकते हैं, क्या हम ये नहीं बोल सकते कि 1 लाख बच्चों का एग्जामिनेशन ऑनलाइन ऑफलाइन होगा, आपको कैसे भरना है बताइए। जेई ने शुरुआत में ऐसा करके किया था। अगर अभी आपको लगता है डॉक्टरी में अगर ऐसा है तो कर लीजिए, देयर इज नो प्रॉब्लम इन टू इट ना। गाँव का बच्चा किसी को लग, जब आप ये बोल रहे हो कि हिंदी में देना है तो हिंदी में दीजिए, इंग्लिश में देना है तो इंग्लिश में दीजिए, वाई हम ऐसा ऑप्शन नहीं दे सकते कि बेटा आपको ऑफलाइन देना है तो ऑफलाइन दीजिए, ऑनलाइन देना है तो ऑनलाइन दीजिए। पर आज के दिन अगर आप मान लीजिए कि 6 मई को एग्जाम है तो 1.25 लाख बच्चों का होगा, जिसमें से मान लीजिए राजस्थान का एक बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे सिर्फ 7,000 बच्चों का होगा। उसके बाद अगले 7,000 फिर अगले दिन आएंगे, फिर 7,000 अगले दिन आएंगे। हम सैनिटी भी उसको मेंटेन कर पाएंगे, हम उसकी कंट्रोलिंग भी बहुत स्ट्रांग कर पाएंगे। आपने जैसे बोला ऑब्जर्वर, कितने ऑब्जर्वर लगा पाएंगे हम 24 लाख बच्चों को देखने के लिए? आप सोच के देखिए, एक क्लास में एक ऑब्जर्वर चाहिए हमें कम से कम। कैसे लाएंगे आप? अगर 24 बच्चे एक क्लास में बिठा रहे हैं, सर 1 लाख क्लास है, 1 लाख ऑब्जर्वर थोड़ी है। एक क्लास में 24 बच्चा बैठाते हैं ये। एनटीए के अपने डाटा के हिसाब से वो 3,000 ऑब्जर्वर्स को इंगेज करते हैं। सर 1 लाख चाहिए, और 3,000 ऑब्जर्वर स्वाभाविक है कि हर सेंटर को भी एक ऑब्जर्वर नहीं मिल सकता। ये डेटा हमारे सामने दिखाई दे रहा है। अब उनकी अपनी कंस्ट्रेंट्स हैं, क्यों ना इन 3,000 को अगर हमारे पास है तो हमें समझ में आता है कि हमारे पास 3,000 ऑब्जर्वर हैं तो हम 3,000 क्लासेस ही को ही मेंटेन कर सकते हैं, तो उसी के प्रोपोर्शन में बच्चे ले लीजिए। 3,000 × 24 करिए, 3,000 × 30 कर लीजिए, 90,000 बच्चा, लाख बच्चा हो गया, आपने ऑब्जर्वर बैठाया, आपका काम रिजॉल्व हो गया। तो ओनली पॉइंट इज कि इसके लिए जो अपर अथॉरिटी है उसको ये समझना पड़ेगा कि एग्जामिनेशन 1 महीने से 1.5 महीने चलेगा। समस्या शायद एनटीए को, जो मुझे समझ में आता है, क्योंकि मैं एक पक्ष को नहीं देखना चाहता हूँ, एनटीए की समस्या है कि उनको इतने सारे एग्जामिनेशन कराने हैं, उनको नीट भी कराना है, उनको जेई भी कराना है, उनको CUT भी कराना है। क्यों एक एजेंसी पे दे दिया गया है? क्या एक और एजेंसी खड़ी नहीं करी जा सकती जो एनटी के पैरेलल सिर्फ नीट कराएगी? पहले पूरे 6 महीने वो इस बात पे ध्यान देगी कि पेपर एरलेस होना चाहिए। सर आयरनी देखिए, हम मोशन में सर पूरे साल में 5,500 पेपर बनाते हैं, 5,500 पेपर। सर मैं आपको दावे से कह सकता हूँ 10 पेपर ऐसे होते होंगे ज़्यादा से ज़्यादा जिनमें एरर आती है। नीट एनटीए पूरे साल में 1 पेपर बनाता है, उसमें एरर आ जाती है। क्यों? 24 लाख बच्चा जहाँ एग्जामिनेशन दे रहा है वहाँ क्यों एरर आ रही है? एरर नहीं आनी चाहिए। एक भी सवाल में क्यों गड़बड़ी? इस बार फिजिक्स के एक सवाल में मुद्दा था जिसकी वजह से इतने 44 बच्चे टॉपर बन गए, क्यों वहाँ पे गड़बड़ करी गई है? नहीं, लेकिन एक तो समस्या ये सिस्टम के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर है जिनके बारे में आपने बात की, लेकिन इस सारी जो उठापटक है इसका विद्यार्थियों के मन पर, उनके मोराल पर, उनके कुल मिला के जो उनका जोश है उस पर क्या असर आप देख रहे हैं? सर अभी मैं आपको बताऊँ, मैं सुप्रीम कोर्ट गया था, 643 वाला बच्चा था, 643 वाला बच्चा। सर वो मायूस था, 643 नंबर लाकर बच्चे को उत्साह होना चाहिए मैं डॉक्टर बन रहा हूँ, वो डिमोरलाइज है। उसने जो कॉलेज सोचा था उसे मिल ही नहीं रहा है, और उसे साफ साफ लग रहा है वो आज खुशी मनाने की बजाय अपने दोस्तों के साथ 2 साल उसने पढ़ाई करी थी, इतनी मेहनत, उसको पार्टी करनी चाहिए थी, वो सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काट रहा है। आप सोचिए मनस्थिति कैसी होगी उस बच्चे की। हम इमेजिन कर सकते हैं उस बात को कि उसके पेरेंट्स सुप्रीम कोर्ट पे खड़े हुए हैं, सोचिए उसकी मनस्थिति क्या होगी। जो बच्चे आज अगले 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो कि 630-640 नंबर लाकर भी वो डॉक्टर बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। और ख़ास तौर से सर ये जो जनरल EWS OBC NCL कैटेगरी के बच्चे हैं, इनको ये नंबर लाने पड़ते हैं सर। अगर इतना अपर पे चला जाएगा तो कैसे बात बनेगी? एक और प्रश्न जो मैं बोलना चाहता हूँ, जो इस पर शायद लॉन्ग टर्म में बहुत ज़रूरी है, सर क्यों ऐसा पेपर बनाया जा रहा है 2023 में, 2024 में, 2022 में, जब पता है इतने बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं कि जो बच्चा सेलेक्ट लोअर कट ऑफ से हो रहा है और जो अपर कट ऑफ से हो रहा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 80-100 नंबर का अंतर है। डेटा साइंटिस्ट आपको अच्छे से बताएंगे कि अगर आपको एग्जामिनेशन अच्छे से कराना है तो कम से भी कम लोअर कट ऑफ और अपर कट ऑफ में, अगर आप चाहते हो कि एक थोड़ा सा लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन आए, तो कम से भी कम 25 से 30% का वेरिएशन होना चाहिए नंबर में।
720 का अगर है तो 240 नंबर के आसपास का डिफरेंस होना चाहिए, यानी कि जो लोअर कट ऑफ में जो डॉक्टर बन रहा है उसके नंबर 550 के आसपास होने चाहिए, 500 मान के चलिए आप, और जो टॉपर है उसके नंबर 720 होने चाहिए, तब आप डिफरेंशिएशन कर पाओगे। आज की तारीख में जो रिजल्ट आ रहा है उसमें एक ही नंबर पे ए कॉलेज को मिला, उसी नंबर पे बी को भी मिल गया जो उससे नीचे था, उसी नंबर पे। उनका ना आईक्यू अलग है, जस्ट बिकॉज उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म अलग अलग भरा था। किसी ने जल्दी भरा था, किसी ने बाद में भरा। इस बार आप सोचिए एनटी कैसे फंस गया। मैं आपको बताता हूँ टाई ब्रेकिंग रूल। टाई ब्रेकिंग रूल ये कहता है कि अगर दो बच्चों के नंबर सेम हैं तो जिसका तो रोल नंबर पहले होगा, नहीं, उसमें वो आखिरी मापदंड है। उसमें सबसे पहले वो जिसके बायोलॉजी में हाँ सब्जेक्ट नंबर है, ठीक ठीक ठीक, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। अगर ये भी सेम है तो जो उनकी एक्यूरेसी परसेंटेज है राइट वर्सेस रॉन्ग की, उसको कंसीडर करा जाएगा। चौथा पॉइंट हो गया बायोलॉजी के नंबर, केमिस्ट्री के नंबर, फिजिक्स के नंबर। 720 में तो कुछ नहीं चलेगा ना, 720 में कुछ नहीं चलेगा, करेक्ट। आपने बिल्कुल सही बात पकड़ी। अब एनटी इस बार फंस गया, 720 में इतने सारे बच्चे आ गए। जो इन्होंने नया पॉइंट जोड़ा वो बुलेटिन में पहले था ही नहीं, वो अभी जुड़ा रिजल्ट से पहले। क्यों? क्योंकि 720 इतने सारे बच्चे आ गए, उसमें से कुछ ग्रेस की वजह से आ गए, कुछ फिजिक्स की एरर की वजह से आ गए। ये सारी एरर तो एनटीए की थी। अब जब वो आ गए तो उन्होंने एक और नया नियम बना दिया कि जिसने पहले फॉर्म भरा था जिसका रोल नंबर उसकी रैंक पहले आई। उसमें वो और फंस गए क्योंकि वो 8 बच्चे आ गए साथ में एक साथ, जो एक ही झज्जर जगह के थे। एक ही दिन एग्जाम पेपर भरा है? हाँ, एक ही दिन भरा है सर वो, इसीलिए तो ये रोल नंबर एक साथ है। बताता हूँ आपको, शायद जो दर्शक नहीं समझ पा रहे हैं। जब इन्होंने ये तय करा कि जिनका फॉर्म जल्दी भरा गया उसकी रैंक जल्दी आएगी, तो जब इन्होंने ये रैंक निकाली तो 62 से लेकर 69 तक जो बच्चे हैं उनके सबके 720 हैं, इनके सबके रोल नंबर सेम है, मतलब एक ही सेंटर के हैं। इसका मतलब फॉर्म भी एक ही टाइम भरे गए। साफ पता पड़ रहा है गड़बड़ी है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो कह रहा हूँ चलिए एक बात मान लेते हैं कि उनको ग्रेस की वजह से नंबर मिले। पहली बात तो उन्होंने डिस्क्लोज कराने की ग्रेस से किसको मिले, किस सेंटर पे मिले, वो डिस्क्लोज ही नहीं कर रहे। अगर इनको ग्रेस से भी मिले तो ये कैसे कॉन्फिडेंस हो सकता है कि इन्होंने फॉर्म एक साथ भर दिए? झज्जर सेंटर के उस पर्टिकुलर सेंटर पे ऐसा कैसे हो सकता है कि इन सभी बच्चों ने एक साथ फॉर्म भरे? चलो मैं तो मानता हूं क्योंकि आपने ग्रेस मार्क्स अलोकेट करे थे तो इनके 720 सबके आ गए, एग्रीड, पर एक साथ फॉर्म भरे कैसे हो सकता है? दूसरी बात, इन्होंने विंडो खोली इस बार दो दिन के लिए एक्सटेंड करी विंडो, उसमें 24,000 फॉर्म भरे गए नए। क्या ये डेटा डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए एनटी को कि 24,000 में से 720 वाले हैं कि नहीं है? मुझे एक बात बता दीजिए सर, आप तो शिक्षक हैं, कौन सा टॉपर बच्चा होता है जो डेट निकलने के बाद भी 2 दिन की में भरता है? फॉर्म भरेगा, इम्पॉसिबल है। मैं काफी कुछ दावे के साथ बोल सकता हूँ 24,000 में ये बच्चे हैं ये। अब आप सोचिए इतने प्रश्न चिन्ह के बाद हम कैसे अपने बच्चे को बोल दें कि बेटा ढांढस रख, सही हुआ एग्जाम? हम उसकी आंखों में आंखें डाल के कैसे बोल दें? और आज की तारीख में मैं अपनी व्यक्तिगत समस्या बताता हूं। जब मैं इस लड़ाई में जंप करा तो मैंने सोचा यार लड़ना चाहिए। आज मेरे लिए ये मुश्किल हो गई है, मैं लड़ना नहीं भी चाहूं तो मुझे लड़ना है, क्योंकि मैं मेरे बच्चे से आंख मिला के बात नहीं कर पा रहा हूं कि सर बीड़ा उठा लिया, संभालेगा कौन? क्योंकि वो मुझे एक उम्मीद की तरह देख रहा है, उम्मीद से देख रहा है वो कि नहीं सर आपको पे उम्मीद है कि अपन कुछ कर पाएंगे। नितिन जी, ये एक ऐसा अपना मुद्दा छिड़ा है जो एक शिक्षक होने के नाते स्वाभाविक है, मुझसे बहुत मैं भावनात्मक रूप से इससे जुड़ा हुआ हूँ। जब हम ये कहते हैं कि हम कभी आसपास अन्याय देखते हैं तो शिक्षक मूक दर्शक नहीं रह सकता, रहना भी नहीं चाहिए, रहना भी नहीं चाहिए। कई बार शिक्षक को उसकी कीमत अदा करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि जब आप सामने आते हैं तो स्वाभाविक है कि सिस्टम की नज़र आप पर खास तौर पर आती है और आपको इसकी कीमत भी अदा करनी पड़ती है। आपका नीट के सवाल पर मुखर होकर बोलना ये केवल एक इम्पल्सिव फैसला था, या आपको लगता है कि नहीं, मैंने सोच विचार कर ये फैसला लिया है और मैं इसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ? सही आंसर ये है कि सर ये नहीं सोचा था कि इतनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जब पहली बार हमने ट्विटर पे डाला, मेरे पास 718-700 नंबर की वो आई, तो मैं अपनी गाड़ी में ट्रैवल कर रहा था शाम को परिवार के साथ। ऑनेस्ट बता रहा हूँ आपको, गन्ने का जूस पीने हम गए थे। रात के 10, साढ़े 10, 11 बज रहे थे। इसका मतलब आपके यहाँ कोटा में अभी भी पीने लायक गन्ने का जूस मिल जाता है? बिल्कुल मिल जाता है। दिल्ली में बहुत मुश्किल है जिस जूस पर आप विश्वास कर सकते जी। तो मेरे पास मेरी टीम से एक व्यक्ति का फ़ोन आया कि सर ये 718-719 है, अपन इसको एक रील बना दो, आप डाल दें। तो मैं ऐसे ही, मतलब बिल्कुल अंधेरा है, आप उस पहले वीडियो को देखेंगे, तो मैंने उसको बोला 718-719 पॉसिबल नहीं है,
इसका जवाब होना चाहिए। 718 719 कैसे आ सकता है, इसका मतलब कुछ मेरे को समझ नहीं पता था, कुछ ग्रेस मार्क्स का कोई लफड़ा है। मैंने सोचा 718 719 कैसे आ सकता है, इसका मतलब डेटा में कहीं गड़बड़ी हुई है, एनटी को चेक करना चाहिए। दैट इज़ व्हाट वी ट्वीटेड, हमने ट्विटर पे उसको डाल दिया, वो ट्रेंड कर गया, मीडिया ने उठा लिया। जब वो सब जगह चला गया, फिर जब हम उसकी परतें खोलना चालू करी, तो शायद हमने निर्णय इम्पल्सिव में लिया था, सोच के लिया। सोचने का मौका तो उस दिन से लेकर आज तक हमें मिला ही नहीं है। हम लगातार उस लड़ाई को लड़ रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि अब हम जंग में तो हैं। एग्जामिनेशन लीग के खिलाफ एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ, ये बहुत बड़ी बात है, जिसमें कि बहुत स्ट्रिक्ट प्रोविजंस रहने वाले हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, प्रोबेबली सफिशिएंट नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट डेफिनेटली है। बट इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग स्ट्रगल। तैयारी हाँ, पर हमारा कोई द्वेष नहीं है किसी से, हम कोई सही बताएं तो दुश्मनी पालने के लिए नहीं आए हैं। बट ये भी मैं मानता हूँ कि हमें हारना भी नहीं चाहिए। वाजपेयी जी कहते थे ना कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। तो दैट इज़ द वे, जो मुझे व्यक्तिगत लगता है, ये लाइन मुझे उनकी बहुत अच्छी लगती है कि रार नहीं मानूंगा, मतलब हार नहीं मानूंगा और रार नहीं ठानूंगा। तो वाली बात है भाई, हार अपने कर्तव्यों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने बच्चों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारा किसी से कोई बैर नहीं है। हम आप शिक्षक हैं, आप उन लोगों के पास के साथ रहते हैं, विद्यार्थियों के साथ जो कि डॉक्टर बनना चाहते हैं। मेरे आसपास ऐसे विद्यार्थी बहुत सारे होते हैं जो कि आईएएस बनना चाहते हैं। वे विद्यार्थी क्यों नहीं हमारे से टकराते जो शिक्षक बनना चाहते हैं? कम मिलते हैं, मुझे एक दो मिलते हैं, लेकिन कोटा में आपको ये संख्या मिलती है। अच्छा, हो सकता है शायद यहाँ पे से कम होती हो, क्योंकि आपका जो प्रोफेशन है उसमें तो आईएएस ऑफिसर बनना इज़ लाइक द मोस्ट पावरफुल थिंग इन इंडिया, राइट, है ना। हमारे यहाँ मिलते हैं, बच्चे आते हैं कई बार जो इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, वो कहते हैं कि कुछ, मैं कह रहा हूँ 100 में से 2-5 पर होते हैं जो कहते हैं सर आप जैसा बनना है। अरे वाह, आप जैसा बनना है, ऐसे बोलने वाले बच्चे मिलते हैं कि सर आप जैसा बनना है। क्योंकि मैं भी उस प्रक्रिया से गुजरा हूँ। मैं भी कभी कभी जब मैं पढ़ता था, तो जब मैं अपने अध्यापकों को देखता था तो मुझे लगता था यार ऐसा बनना है। तो हमारे वहाँ वो संख्या है, पर जाहिर सी बात है कि संख्या वो कम है और इसे बढ़ाने की आवश्यकता भी हाँ, है। क्योंकि शिक्षण एक, आप जानते हैं, एक रिवॉर्डिंग काम है। आप, और ये केवल इसलिए नहीं है कि आपको पहचान मिलती है, अब तो चलिए 4 लोग पहचानने लगे हैं या हमको अन्य संसाधन मिलने लगे हैं, लेकिन जब आप बच्चों की आंखें चमकती हुई देखते हैं कि उसको कुछ समझ में आया है, उसका आनंद अलग है। उसका आनंद अलग है। जब आप उसकी कमियों को सुधारते हैं और वो उसके चेहरे में चमक दिखती है, वहाँ मज़ा आ गया। और इसीलिए शायद ये नैराश्य भी हम लोगों पर उन बच्चों से आता है जब हम देखते हैं कि वे विद्यार्थी जिन्होंने साल भर मेहनत की थी या 2 साल मेहनत की थी, उनके साथ शायद अन्याय नहीं होना चाहिए। नितिन जी, आपसे बात करके मुझे बहुत आनंद आया। इट्स लाइक टीचर्स टॉकिंग टू टीचर्स। थैंक यू सर। कभी कभी तो मुझे लगा कि आपसे ज़्यादा मैं बोलने लगा, लेकिन ठीक है, बातचीत में सब नहीं होता सर, है। बहुत आनंद आया मुझे भी आपसे बात करके। आप प्लीज़ सिट डाउन का आपने आमंत्रण स्वीकार किया, आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुझे उम्मीद है कि नीट यूजी के इस कथित घोटाले को लेकर जो सवाल आपके मन में थे, उसमें नितिन जी के पर्सपेक्टिव से कई चीज़ें आपको स्पष्ट हुई होंगी। ये एक वाटरशेड मोमेंट है, ये एक वह क्षण है जिस क्षण पर हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जब हम अन्याय को, अत्याचार को, गलत बात को स्वीकारते चलते हैं किसी भी दुनिया के ज़िंदगी के किसी भी पक्ष में, तो सिर्फ वही नहीं रोकती, वो हम तक आती है। इसलिए केवल तभी मत खड़े होइए जब बात आप तक पहुंच जाए। जब किसी पर भी जा रहा है, किसी पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है, तब भी आपको जागना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि प्लीज सिट डाउन का यह संस्करण आपको पसंद आया होगा। शुक्रिया।